नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक भारत को डेड इकोनॉमी कहकर एक एजेंडा पेश किया जा रहा था, लेकिन अब जेएनयू के कुछ प्रोफेसर हैं, वो भारत को मनहूस देश बोल रहे हैं। जी हां, बाकायदा एक चैनल पर एक प्रोफेसर ने इंटरव्यू दिया है और वो ये कहती नजर आई हैं कि भारत जैसे मनहूस देश में मुसलमानों का क्या हश्र है, वो सब देख रहे हैं। और देखिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट के जरिए उन मुसलमानों को सांस लेने की थोड़ी सी जगह मिली है, जो उन्हें एहसास हुआ है कि हम भी वहां जाकर खुलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर ये जेएनयू की आजादी आजादी गैंग को खदेड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक क्लिप सोशल मीडिया पर जेएनयू की प्रोफेसर बताई जा रही है, उनका वायरल हो रहा है और वो देश को मनहूस देश कहकर संबोधित कर रही है। ये वामपंथियों का पुराना एजेंडा है। जब हम लोग बच्चे थे तो उस वक्त सुनते थे, पिताजी दादाजी वगैरह सब बताते थे कि जब चीन के साथ युद्ध हुआ था ना, तो इन वामपंथी कम्युनिस्टों ने कहा था कि कोई भी भारतीय सेना को ब्लड डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे आइडियोलॉजिकल फादर चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बोला गया था उस वक्त। तो ये मनहूस लोग हैं जो कि हमारे देश को मनहूस कह रहे हैं। देश को कैसे कोई मनहूस कह सकता है? अपने जिस देश में आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, जिस देश के लिए लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उस देश को ही आप मनहूस बता रहे हैं। ये बीमार लोग हैं मानसिक तौर पे। होना ये चाहिए था कि ऐसे लोगों को पागल खाने में रखना चाहिए था, लेकिन हमने प्रोफेसर बना के रखा है और कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। मतलब ऐसे इस देश की बुराई करना ही इनका आइडियोलॉजी। वो बात रख रही है मुसलमानों के हक के लिए कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों को उन पर कार्रवाई हो जाती है, थोड़ी सी बात पर आवाज उठाएं उन पर एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर खुलकर सांस ले पा रहे थे मुसलमान। ये सब एजेंडा है। वो मतलब मैं तो क्या बोलूं इनका। ये सब देश के खिलाफ हमेशा रहे हैं, समाज के खिलाफ हमेशा रहे हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ हमेशा रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा रहे हैं। निवेदिता मेनन ने 3 फरवरी 2017 को खुलेआम बयान दिया था कि मुझे देशद्रोही कहलाना पसंद है। तो है इन लोग का वही आइडियोलॉजी। मैं एक बात बताऊं आपको और बहुत गौर से सुनिएगा। ये कम्युनिस्ट में जो इस तरह के उग्र कम्युनिस्ट होते हैं, इनमें नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे जो कार्ल मार्क्स आप देखिएगा या फिर जो दास कैपिटल वगैरह पढ़िएगा, तो वो कहते हैं कि राष्ट्र कुछ होता ही नहीं। उसी तरह जैसे इस्लाम में क्या होता है कि वो देश नहीं मानते, वो जैसे देश का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है। वो कहते हैं कि सारी जमीन अल्लाह ने बनाई है, हम कौन होते हैं उसमें रेखाएं खींचकर देश बनाने वाले। उसी तरह ये कम्युनिस्ट भी, इनका भी कॉन्सेप्ट सेम है। ये नेशन स्टेट को नहीं मानते। ये सिर्फ कहते हैं कि दो ही समाज में वर्ग होते हैं, एक बुजुर्गा वर्ग होता है जो कि शोषक होता है और दूसरा जो शोषित होता है। बस यही दो है, और वो बाकी देश वेश ये सब बेकार की बात होती है। तो जब वो भारत को मानते ही नहीं या फिर किसी भी देश को मानते ही नहीं है, तो वो एंटी नेशनल कहलाने में उनको तो फक्र होगा ही ना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आप कट्टर इस्लामी किससे मिलिए, जो कि इस्लाम को उस तरह मानता है, वो भारत के हिंदुओं से ज्यादा खुद को नजदीक पाता है पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ, क्योंकि वो मुसलमान है। इसी तरह बांग्लादेशी मुसलमान, क्योंकि वो मुसलमान है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही है मूल वाक्य। वो कंट्री के बाउंड्रीज मानते नहीं। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, चाहे वो अरब का मुसलमान हो या अफगानिस्तान का मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या बांग्लादेश का हो। ये अलग बात है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में भी इसी तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। लेकिन है तो है कॉन्सेप्ट ये, और इसी के साथ लेके आप मानते हैं, उसके चक्कर में आप देश में एजेंडा थोड़ी सेट कर देंगे, आप देश में तो कोई देश को मैं थोड़ी भड़का देंगे। जब ये देश को मानते ही नहीं है, तो म्यांमार में रोहिंग्या के साथ कुछ भी हुआ तो मेरे रांची में शॉपिंग मॉल तोड़ रहे थे। अब म्यांमार में रोहिंग्या के साथ हुआ तो यहाँ के क्या लोगों का मतलब है? जाहिर सी बात है, यहाँ नुकसान करोगे तो फर्क आप पर ही पड़ेगा। तो लेकिन करते हैं। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस्लाम में भी देश नहीं है, कम्युनिस्ट में भी देश नहीं, इसलिए इन दोनों की पड़ती है। इसको इस्लामिक कम्युनिस्ट गठबंधन बोला जाता है। अच्छा।
तो इस वजह से इस तरह के जितने लोग आपको मिलेंगे यही मिलेंगे। ये भारत को मनहूस देश बोल रही है और एक और मनहूस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा है। सब वही है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट है। एक वैसी सोच के लोग हैं जो जननी जन्मभूमि मानते हैं इसको, जो कहते हैं ये मां भारती है, हम इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे, यही पैदा लिए हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाना। इस तरह का एक तरह के लोग हैं। और एक तरह के लोग दूसरे हैं, बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। मतलब मैं पाकिस्तान में एक स्कॉलर को सुन रहा था, तो पाकिस्तान तो अलग देश है, अपने देश के बारे में बोलूंगा तो बहुत सारे मुसलमानों को हो सकता है बुरा लगे। वो क्या बोल रहे थे कि हम से 50 साल से पाकिस्तानी हैं, लेकिन 5000 साल से मुसलमान हैं। तो जब उस तरह की नौबत आएगी तो हमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, आप ही बताइए। ये वहां के स्कॉलर समझा रहे थे। तो सबने कहा कि नहीं नहीं, मुसलमान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान क्या होता है। तो वही मैं सोच, और ये सोच हर जगह आपको मिलेगी। तो ये जो निवेदिता मेनन है, ये जो मनहूस है, वो दिखने में मैं नाम तो जानता नहीं, वो है, या फिर राहुल गांधी जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, उनका सुख क्या है पता है? राहुल गांधी का सुख, वो भी आजकल कम्युनिस्टों से घिरे हुए हैं। आप जितना उसके आसपास चेहरा देखें, कन्हैया कुमार, वो जेएनयू वाले, सारा उनका पीछे का ऑफिस का काम करते हैं। और जो थोड़ा बहुत कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग थे भी, जो धार्मिक लोग थे भी, वो भी देखते हैं कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए वही रास्ते पर चलना है, तो वो भी इसी तरह का बयान देते हैं। राहुल जैसे कभी राम के बारे में देते हैं लोगों को कि किस तरह से ये मनहूस देश बता रही थी, वो डेड इकोनॉमी बता रहे थे। डेड इकोनॉमी बता रहे। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. पंकज जी, राहुल ने खुलकर कहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, लेकिन भारत तो तरक्की कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, सारी योजनाएं लोगों को मिल रही हैं, सब चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी ने पिछले 4-5 सालों में जो बयान दिया है, वो मैं मुख्य बयान सुना रहा हूं। हाँ। अभी तो एटम बम भी गिरने वाला है, इन्होंने ही कहा था। फिर इन्होंने डेड इकोनॉमी कहा था, बता ही रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी फिनिश, डेड है, खत्म हो गई। फिर इन्होंने कहा था हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। तो राहुल गांधी के बयानों को अगर आप सीरियसली लेती हैं तो मुबारक हो, भगवान करे खूब तरक्की करें, क्योंकि न तो हाइड्रोजन गिरा। तो बयानों का प्रभाव पड़ेगा ही पंकज जी। हाँ, प्रभाव पड़ता है, उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो इनको ऑलरेडी मानते हैं। जैसे ऑलरेडी इनको अगर नेता मान लिया तो ये तो कुछ भी कहते रहेंगे, सब ठीक ही ठीक है। ये चाहे हाइड्रोजन बम पटक दे, परमाणु बम पटक दे, क्योंकि देखिए ना आंकड़े क्या है, भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि अगला 2 दशक भारत का दशक होगा। इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉडीज जितने हैं, ब्लैक रॉक के अलावा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो सब बोल रहा है भारत का दशक होगा, भारत के लोग बहुत अच्छा तरक्की करेंगे। यहाँ के अधिकांश लोग मानते हैं कि पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब तो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेच रहे हैं, ब्रह्मोस वगैरह, आकाश तीर, मतलब बहुत सारी चीज बना के बेच रहे हैं। बिल्कुल। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोगों का जीवन सुगम हो रहा है। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, अब वो संख्या 30 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। तो 2047 तक इस देश में गरीब कोई रहेगा ही नहीं। तो एक तरफ वो उस तरह सोचने वाले लोग हैं, और दूसरे तरफ वो सोचने वाले लोग हैं कि ये तो मनहूस देश है, ये तो डेड इकोनॉमी है, तो ये तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स ऑर्गन ऑफ स्टेट्स वगैरह। कुछ लोग सवाल यही कर रहे हैं कि जिन्हें देश मनहूस लगता है, जिन्हें देश डेड इकोनॉमी लगता है, जिन्हें देश बिल्कुल तबाह लगता है, वो देश छोड़ क्यों नहीं देते? वो अपने लिए सेफ साइड कैसे छोड़ दें? ढूंढ लें। नहीं, कहां जाएंगे? क्योंकि जहां जाएंगे तो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार उसी को भी मनहूस बताना शुरू करेंगे। इन लोगों का कोई उपाय नहीं है। ये देश मनहूस नहीं होता शबनम, कुछ लोग मनहूस होते हैं, और वो किसी भी देश में हो सकते हैं। जैसे हमारे देश के बारे में कहा कि भारत कोई देश नहीं है, ये है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी कोई इंसान नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है, तो कैसा लगेगा सुनने में? अजीब लगेगा, कोई इन चीजों पर यकीन तो देश के बारे में भी अजीब लगेगा ना ये। लेकिन तालियां बजी ना उस पर भी, तालियां हर किसी चीज पर बजती हैं। बस ये सोचिए कि हर आदमी का कोई ना कोई फॉलोअर होता है। दुनिया का पागल से पागल इंसान को 4 लोग जरूर मानते हैं। तो इनके भी फॉलोअर हैं, और इतनी बड़ी पार्टी के जब नेता हो जाएंगे
तो करियर का सवाल है, जात पात का सवाल है, धर्म वर्म का सवाल है, तो सब सपोर्टर मिल ही जाते हैं। ठीक है, नहीं तो कुल मिला के मुझे होपलेस आदमी लगता है, मतलब कुछ नहीं। और ये कम्युनिस्टों का तो खैर कहना ही नहीं, ये तो फ्रस्ट्रेशन में ही मरते हैं दारू पी के। शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत आपका ये जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से देश को खुलेआम मंच पर बैठकर मनहूस बताया जा रहा है, कोई देश की इकोनॉमी पर सवाल उठा रहा है, आखिर चल क्या रहा है। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन की आड़ में ढपली लेकर आ जाते हैं, प्रदर्शन की आड़ में देश में आजादी आजादी के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, मुसलमानों को रहने की आजादी नहीं है, मुसलमानों को खाने की आजादी नहीं है। लेकिन शायद आंकड़े भी इन लोगों को देख लेने चाहिए, क्योंकि एजेंडा सेट करना, लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना, इस तरीके के बयान देना वाकई में देश के खिलाफ ही है और देश के लिए अच्छा भी नहीं है। तो लोगों को इनकी बातों में आने से पहले फैक्ट देखनी चाहिए, सही चीजें देखनी चाहिए, उसके बाद इन पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।